नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। मैं बात करने वाली हूँ आज हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसके बारे में। आदिकाल का जो हम पेपर सॉल्व करेंगे, मतलब जो नेट सेट आरपीएससी मतलब राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ हर परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं या जो प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो आगामी परीक्षा है उसके लिए हमें पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आदिकाल के पेपर हम आज से सॉल्व करेंगे और इसके 3-4 वीडियो आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आदिकाल का पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है ना। तो मतलब अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है, तो आदिकाल से। ठीक है, अमीर खुसरो का संबंध किस काल से है, तो आदिकाल से। ठीक है, फिर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आदिकाल को चारण काल किसने कहा। आदिकाल को चारण काल किस साहित्य इतिहासकार ने कहा है। ठीक है, किस साहित्य इतिहासकार ने, तो राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा। ओके, तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं कि विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है ना। निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है, तो ये है बंगला से। ओके, नया क्वेश्चन है, बंगला से प्रभावित है। ओके, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में ये किसने कहा है ना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, कवि राज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीरा चंद्र ओझा, रामचंद्र शुक्ल। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ये वास्तव में पूरा ग्रंथ जाली है, ये शुक्ल जी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्ति की परंपरा में न समझना चाहिए, यह किसका कथन है। हजारी प्रसाद, सॉरी यहाँ पे तो आंसर ही लिखा है, यह किसका कथन है ना, तो यह है राम कुमार वर्मा जी का। क्या है, राम कुमार वर्मा जी का आंसर, वो हजारी प्रसाद मिस्टेक से लिख गया है। तो इन्हें कृष्ण भक्ति परंपरा, विद्यापति को कृष्ण भक्त परंपरा में ना समझना चाहिए, ये किसका ग्रंथ है, तो कथन है, तो राम कुमार वर्मा जी का है। ये शुक्ल जी का कथन है शायद, एक मिनट, हाँ राम कुमार वर्मा का है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वह हमारे देश की ठोस धरती पर हुई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध सामंत युग किसका है, जो अगर सिद्ध सामंत युग है जिसको पता होगा वो ये क्वेश्चन समझ जाएंगे। ठोस धरती है ना, ठोस धरती से इधर उधर ना हो, सिद्ध सामंत काल, राम संस्कृत्यान ने सिद्ध सामंत काल का। ओके, ये काल विभाजन की मेरी एक क्लास है, उसमें मैंने ये सब पढ़ा दिया है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। विशलदेव रासो के संपादन है ना कर्ता कौन है। विशलदेव रासो के संपादन कर्ता कौन है। रामचंद्र शुक्ल एवं दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, अगरचंद्र नाहटा और दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद एवं अगरचंद्र नाहटा। तो इसका जो आंसर है वह है माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद्र नाहटा। ठीक है, ये विशलदेव रासो के संपादन करता है। माता प्रसाद गुप्त को सब जानते थे, अगरचंद्र नाहटा भी हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम स्रष्टा थे। ये कथन किसका है ना, ये कथन किसका है, तो ये है राहुल सांस्कृत्यायन का ये कथन है। हिंदी काव्यधारा आपको पता होगा किसका है। अगर हिंदी काव्यधारा, ये ऐसा कभी कभी होता है कि मतलब जो पंक्तियाँ आती हैं उसमें कहीं न कहीं
कोई शब्द छुपे रहते हैं, कोई ऐसे क्लू रहता है कि ऐसे हमको पता है कि किसका है। हिंदी काव्य धारा आपको पता रहा होगा, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा, है ना। अवहट्ट किसने कहा, अब ये देखिए, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा का प्रयोग है। अब मैथिली भाषा आ गई तो लोग पदावली लगाएंगे, सुनिए। फिर भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व ही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृत के लिए है, किस कृत के लिए, तो यहाँ अवहट्ट और मैथिली दोनों आ गया, है ना। ऐसे क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछता है कि ये RPSC 2020 में क्वेश्चन आया था कि मैथिली भाषा के प्रयोग आ गया, मतलब ये इसमें कौन सा आंसर है। तो विद्यापति की पदावली है कि कीर्तिलता की कीर्ति पताका। अब क्योंकि अवहट्ट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों लिखे गए हैं, तो अवहट्ट को देखकर लोग अभी ये सोचेंगे। फिर मैथिली भाषा भी है ना, तो मैथिली अब यहाँ पदावली लिखा है तो बहुत सारे लोग पदावली लगा देंगे, है ना। पर इसका आंसर जो है वो है कीर्तिलता, ठीक है, कीर्तिलता। ओके, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 10 में। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया। अपभ्रंश में दोहा काव्य, अपभ्रंश में सबसे पहले दोहा काव्य का प्रारंभ किस कवि से माना जाता है, तो ये है जोइंद से माना जाता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। यह कथन किसका है, मतलब ये कथन किसका है, काम भाव और उनके यहाँ शरीर रूप। ये विद्यापति के विषय में, यहाँ पे विद्यापति लिखना चाहिए कि काम भाव जो उनके काव्य में, किसके काव्य में, तो यहाँ होगा विद्यापति के काव्य में, ठीक है। विद्यापति के काव्य में विद्यापति के काव्य में काम भाव मतलब उत्सव के रूप में है। ये किसने कहा है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने हिंदी साहित्य संवेदना का विकास जो है उनकी पुस्तक, उसमें कहा है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। उत्सव के रूप में कौन मान रहा है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। ओके, आगे चलते हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है, निर्भय भीम व्यायोग, है ना, के लेखक कौन है, धनपाल है, राजशेखर, धर्मसूरी, धर्मप्रभु सूरी और रामचंद्र सूरी। तो रामचंद्र सूरी होंगे इसके मतलब रामचंद्र सूरी है। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक है रामचंद्र सूरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई हैं, क्या है चंद्रवरदाई, केवल कवित्व के रचयिता हैं, हिंदी के प्रथम कवि हैं, केवल दोहा और तोमर के रचयिता हैं, व्याकरण में पारंगत है। ये UGC नेट में क्वेश्चन आया हुआ था। तो वो जो चंद्रवरदाई हैं वो हिंदी के प्रथम कवि हैं, रामचंद्र शुक्ल इनको प्रथम कवि मानते हैं, और ये व्याकरण में पारंगत है। तो 2 और 4 किस ऑप्शन में है, 2 और 4, ये 4 नंबर ऑप्शन में है। ओके, तो ये 2 मतलब ये हिंदी के प्रथम कवि कहे जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज रासो लिखा, चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और ये व्याकरण में पारंगत थे। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित में से कवियों का सही क्रम है, तो लुइपा, स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत, ठीक है। तो इसका सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले स्वयंभू आते हैं, है ना, स्वयंभू आते हैं, तो 2 इसमें है सबसे पहले। दूसरा, फिर स्वयंभू के बाद कौन आता है, लुइपा आते हैं, है ना, स्वयंभू, फिर लुइपा, फिर पुष्पदंत है, फिर हेमचंद्र है 10वीं शताब्दी 11वीं में, ठीक है। आगे चलते हैं। कीर्तिलता की भाषा क्या है, यहाँ पे आ गई है। कीर्तिलता की भाषा क्या है, तो कीर्तिलता ब्रज में है, पाली में है, प्रकृत में, किस में, तो मिश्रित अपभ्रंश में है। ओके, कीर्तिलता और कीर्ति पताका 2 ही हैं जो अपभ्रंश में है, और जो पदावली है और गोरक्ष विजय
ये जो है ये दोनों गोरक्ष विजय नाटक है, ठीक है। पदावली और गोरक्ष विजय विद्यापति का ये मैथिली में लिखे गए हैं, दो ही उनके ग्रंथ, पदावली और गोरक्ष विजय। बाकी जो भी है सब संस्कृत में है, शैवशार, गंगा वाक्यावली, ये सब है ना, तो ये सब संस्कृत में है। तो प्रभंस की उनकी दो ही रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी किसने माना? यह किस मान्यता की, मतलब यह मान्यता किस विद्वान की है? तो पीताम्बर दंत जो है, पीताम्बर दंत जो है वो 11वीं शताब्दी मानते हैं, और राहुल ये शुक्ल जी 13वीं मानते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लौकिक चरित्र काव्य माना है। लौकिक चरित्र काव्य किसको माना है? लौकिक निम्नलिखित में से लौकिक चरित्र काव्य कौन सा है? तो ये भविष्यत कथा, भविष्यत कहा जो है ना, लौकिक चरित्र काव्य है। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरा चैनल पहुँचे और दूसरों को भी लाभ हो। धन्यवाद।